हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज ममता शर्मा। वेलकम बैक टू द क्लास। शारदा यूनिक लॉ क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा चल रहा है मॉर्निंग सेशन। मॉर्निंग सेशन में मैं क्या आपको पढ़ा रही थी, आपको लॉ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है हमारा आज का वो है द इंडियन पिनल कोड 1860। इंडियन पिनल कोड 1860, इसमें मैं आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी थी 1, 2 and 3 लेक्चर। 1, 2 and 3 लेक्चर मैंने क्या कराया, उसमें मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट लेक्चर विच इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ द आईपीसी। मीन्स आईपीसी का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे आईपीसी आगे बढ़ी और कैसे वो पूरा एक्ट बन के तैयार हुआ, ये मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। उसके बाद सेकंड लेक्चर मैंने आप लोगों का लिया, वो सेकंड लेक्चर था चैप्टर 1 से रिलेटेड विच इज सेक्शन 1 to 5। सेक्शन 1 to 5 मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन, फर्स्टली जो चैप्टर का जो हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेक्शन बताया था मैंने आपको नेम टाइटल के बाद मैंने कोड बताया था। उसके बाद सेकंड मैंने बताया था विद इन इंडिया। थर्ड सेक्शन हमने आपको बताया था बियॉन्ड इंडिया। फोर्थ सेक्शन मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और फिफ्थ हमने बताया था सेविंग। इस तरीके से हमने अपना सेकंड लेक्चर कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने लिया थर्ड लेक्चर विच इज रिलेटेड टू चैप्टर 2। एंड चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 2 की हेडिंग कहती है जनरल एक्सप्लेनेशन। जनरल एक्सप्लेनेशन कहाँ से कहाँ तक है, जनरल एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 6 to 52A। क्या, सेक्शन 6 to 52A। इसमें मैंने आपको पार्ट 1 कंप्लीट कराया था। पार्ट 1 कंप्लीट, सेक्शन 1 to 20 मैंने आपको करा दिया था। क्या, सेक्शन 1 to 20 मैंने आप लोगों को करा दिया था। लेकिन आज जो हम करेंगे जनरल एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 2, जनरल एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 2, जिसमें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी स्टार्ट से, मतलब सेक्शन 6 से लेके सेक्शन कहाँ तक कराऊंगी, पूरा 52A तक कराऊंगी। सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A तक, क्योंकि आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे सेक्शन 6 से 20 तक जो हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, और उसके आगे हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट हो जाइए, अपने अपने बेरेक्ट उठा लीजिए। बिना बेरेक्ट के पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल बेस्ट है, इसलिए बेरेक्ट उठाइए। क्योंकि हो सकता है कि जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया हुआ, जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, वो आपको विजिबल ना भी हो रहा हो। कोशिश ये की है कि बिल्कुल क्लियर लिखूं, आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। लेकिन अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो आप लोगों से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना बेरेक्ट लेके बैठे। मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको बेरेक्ट में भी साथ के साथ देखते जाएं, क्योंकि विदाउट बेरेक्ट पढ़ना आप लोगों के अंदर एक कमी पैदा करेगा। क्या कि जो मैंने बोल दिया वो आपके लिए है, लेकिन अगर आप बेरेक्ट लेके बैठोगे तो क्रॉस करने लायक बन पाओगे। और जब तक आप लॉ में एक मेन पॉइंट होता है, लॉ का एक मेन चीज़ होती है, जब तक आप क्रॉस करना ना सीखें, जब तक आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक आपके माइंड में थॉट नहीं आती है, तब तक आप लोग क्या नहीं कर सकते, तब तक आप लोग उस चीज़ को अच्छे से सीख नहीं सकते, सिर्फ रट सकते हैं। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक के अकॉर्डिंग सेक्शन 6 से मैंने आपको बताया, जैसे कि सेक्शन 6 से 20 तक मैं आप लोगों को क्या करने वाली, पहले आपको रिवाइज कराने वाली हूँ। तो सेक्शन 6 में हमने बात करा था एक्सेप्शन की। सेक्शन 6 क्या कहता है, जो भी इस एक्ट के अंदर एक्सेप्शन के रूप में आएगा वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 चलेगा। मीन्स जो बात एक्सेप्शन के तरीके से एक्सेप्शन के रूप में लिख दी गई, कहाँ लिख दी गई, सेक्शन 6 में लिख दी गई, वो बात क्या होगी, वही पूरे एक्ट में सेक्शन 6 के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चलेगी। वही सेक्शन 7 कहता है एक्सप्लेनेशन। क्या एक्सप्लेन, जो बात सेक्शन 7 में, मीन्स अगर कोई डेफिनेशन डिफाइन की गई है वो उसमें किस तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया है, किस तरीके से उसमें वर्डिंग यूज की गई है, वो सारी चीज़ें जिस तरीके से चलेंगी, वो कहता है सेक्शन 7 कहता है कि मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया वही पूरे एक्ट में फॉलो होगा। आप अपनी तरफ से कुछ भी इंटरप्रिटेट करके आईपीसी के अंदर नहीं लिख सकते, मीन्स उस बेरेक्ट के अंदर चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चोरी का अपराध किया है, चोरी का अपराध 378 अगर हम पढ़ेंगे, चोरी की डेफिनेशन हमें वहाँ देखने को मिलती है। तो चोरी की डेफिनेशन 378 में कही गई है, कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो कि क्या होता है, किसी के अंडर से, यानी किसी के पोजीशन से डिसऑनेस्टली, पोजीशन से डिसऑनेस्टली हटा दी जाती है। क्या कहता है सेक्शन 378,
अगर भी कोई भी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी, जो चलायमान हो, जिसको मतलब कैसी होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। चोरी किस चीज़ की होती है, चोरी मूवेबल प्रॉपर्टी की होगी ना। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक विदाउट एनी परमिशन, यानी कि विदाउट परमिशन उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे हटा दिया गया, तो क्या हुआ, एक तरीके से स्टेप ले लिया गया काय का, चोरी का। कैसे, विदाउट परमिशन, ओके, विद डिसऑनेस्टली, मतलब आपका अगर आपने वहाँ पे ऑनेस्टली काम नहीं किया, डिसऑनेस्टली कोई काम किया है और उस प्रॉपर्टी को वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे ले जाते हो, तो आप क्या करते हो, चोरी का अपराध करते हो। तो ये डेफिनेशन जो दे रखी है वो 378 में दे रखी है। अब 378 में जो डेफिनेशन दे रखी है, तो इसने कहा, सेक्शन 7 कहता है, अगर आपने वो प्रॉपर्टी, क्या, अगर आपने वो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू 378 चोरी की है, तो आप चोरी के ऑफेंस के क्या होंगे, आप चोरी के ऑफेंस के लिए लायबल हो जाएंगे। क्या आप एक ऑफेंडर बन जाएंगे, आप एक थेफ्टर बन जाएंगे। तो यही कहता है सेक्शन 7, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 8 कहता है जेंडर। जेंडर में बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन के साथ साथ इन लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। क्या कर दी है इन्होंने, कहा जेंडर, जेंडर इंक्लूड मेल एंड फीमेल बोथ, मीन्स स्त्री में पुरुष है, पुरुष में स्त्री है, किसी भी तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन बोथ इंक्लूड इन दिस मीन्स मेन इंक्लूड वुमेन एंड वुमेन इंक्लूड मैन, ओके। उसके बाद हम कह रहे हैं नंबर। नंबर में भी इन्होंने कहा सिंगुलर नंबर में ही क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा, और प्लूरल नंबर में ही सिंगुलर नंबर होगा। मीन्स जो सिंगुलर होता है, जो संख्यावाचक होता है, वो उसमें ही बहुवचन हो जाएगा, और जो बहुवाचक होता है उसी में ही संख्यावाचक हो जाएगा। ये बात क्या कही है इन्होंने सेक्शन नंबर 9 में। उसके बाद सेक्शन नंबर 10 फिर से बात करते हैं मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन वही बात, मीन्स इंक्लूड बोथ मैन अंडर इन वुमेन, वुमेन अंडर इन मैन। मीन्स इन्होंने कहा मैन के साथ में जो जहाँ पे बात की जाती है पुरुष की, जहाँ पे डेफिनेशन में मान लीजिए अब जैसे रेप का ऑफेंस होता है, रेप के ऑफेंस में मोस्टली जो बात की गई है, किसकी बात की गई है, वुमेन की बात की गई है, वुमेन की बात की गई है, ठीक है, मान लिया। लेकिन क्यों, क्योंकि वहाँ पे बताया गया अगर किसी स्त्री के साथ, अगर किसी महिला के साथ ये ऑफेंस क्रिएट किया जाता है, क्या ये ऑफेंस क्रिएट किया जाता है, कैसा ऑफेंस क्रिएट किया जाता है, उसके साथ उस विदाउट हर कंसेंट अगर उसके साथ कोई इंटरकोर्स किया जाता है या उससे रेप का ऑफेंस किया जाता है, तो वो ऑफेंस क्या क्या फर्स्टली क्या इंक्लूड कर रहा है, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो कर रहा है कि किसी स्त्री के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे पुरुष की तो बात आती नहीं है, क्योंकि रेप तो पुरुष का भी हो सकता है, रेप तो किसी छोटे बच्चे का भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे वो किसी भी सेक्स का हो, लेकिन उस रेप तो किसी का भी किया जा सकता है ना। तो वहाँ पे इन्होंने कहा उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कहा सेक्शन 9-10 के अंदर मैन, अगर जहाँ पे इंडिकेशन नहीं दिया जा रहा है पुरुष के लिए भी, तो वहाँ पे पुरुष में महिला होगी और महिला में पुरुष माना जाएगा, यानी कि दोनों को एक ही डेफिनेशन में सिग्निफाई किया गया है। ये बात की गई सेक्शन नंबर 10 में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा पर्सन। पर्सन में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ये एक्सप्लेन किया। पर्सन में क्या कहा, पर्सन इंक्लूड अ लिविंग पर्सन। अब लिविंग पर्सन में क्या कहा इन्होंने, चाहे तो इसमें कंपनी भी आ सकती है, चाहे तो इसमें कंपनी भी आ सकती है, चाहे तो इसमें एसोसिएशन भी आ सकती है, कंपनी आ सकती है, एसोसिएशन आ सकती है। तो पर्सन में इन्होंने कहा चाहे वो लिमिटेड हो, चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कंपनी भी एक पर्सन की तरह क्या होगा, पर्सन की तरह यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है सेक्शन नंबर 11 में। अच्छा चलिए, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 दोनों ही, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 दोनों ही प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखते हैं तो वहाँ आपको देखने को मिलेगी क्या कि सेक्शन 10 के बारे में पूछा गया है, मैन एंड वुमेन को कहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो वहाँ पे सेक्शन दिए हुए हैं 9, 8, 7, 10, तो आपको वहाँ पे टिक करना है सेक्शन 10। एंड देन एक क्वेश्चन पूछा गया है पर्सन की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, पर्सन की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, तो वहाँ पे आपको बताना है सेक्शन 11 में। तो यहाँ तक हमारा हो गया सेक्शन 6 एक्सेप्शन, सेक्शन 7 एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 8 जेंडर, सेक्शन 9 नंबर, सेक्शन 10 मैन एंड वुमेन, सेक्शन 11 पर्सन। अब बात करते हैं पब्लिक की बात। इन्होंने कहा कि जो भी चीज़ क्या होगा वो पब्लिक ही जो चीज़ होगी वो पब्लिक में कही जाएगी। मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर कुछ भी चीज़, प्रॉपर्टी को क्यों हम यहाँ पे लेके हैं, अगर कोई भी चीज़ अगर पब्लिकली है, मीन्स अगर वो अंडर गवर्नमेंट अंडर ही आती है तो क्या कहलाएगी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक चीज़, पब्लिक की चीज़ें कहलाएंगी। उसके बाद उन्होंने कहा क्वीन, सेक्शन 13 विच इज़ ये रिपील सेक्शन है, रिपील है, सेक्शन 13 रिपील है। क्यों, क्योंकि
जब ये एक्ट बना था, ये 1860 का एक्ट है, उस समय क्वीन की डेफिनेशन वहाँ दी गई थी, लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया है, इसलिए सेक्शन को रिपीट कर दिया गया। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा? वो व्यक्ति सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट होगा जो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या अंडर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि बोथ गवर्नमेंट को यहाँ पे फर्स्टली इंक्लूड किया गया गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, वो क्या कहलाएगा? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? बोथ इंक्लूड, क्या चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो किसका हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगा। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की डेफिनेशन को हम काफ़ी जगह पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको हम जो डिफ्रेंशिएट करते हैं वो आईपीसी के अंदर ऐसे करते हैं कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट आईपीसी के अकॉर्डिंगली वो व्यक्ति होगा जो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपॉइंट होता है काय के लिए, एक किसी के यहाँ पे रिसीवर नियुक्त करना है, या किसी के यहाँ पे किसी को वारंट के लिए भेजना है, तो कोई अगर पुलिस अधिकारी को ना भेज करके भेजा जाता है किसी व्यक्ति को जो कि लॉ की जानकारी रखता है, उसे अपॉइंट करके कहलाता है, तो वो व्यक्ति भी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताया ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया रिपीट है क्योंकि ये भी 1860 का एक्ट के अकॉर्डिंगली डिफाइन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स इंक्लूड बोथ मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, कहीं पर भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो वहाँ हम बात करेंगे किसकी? बोथ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मीन्स वो अथॉरिटी, वो एक गवर्नेंस जो हमारे इंडिया को चलाने के लिए लायबल है, मीन्स जो इंडिया को चलाती है। मीन्स दो तरीके से हमारे यहाँ चलते हैं, सेंट्रल यानी कि पूरे सेंट्रल की जो चलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट वाइज चला रही है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो दोनों को ही हम इंक्लूड चलते हैं। जब भी बात आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो दोनों की बात की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आती है गवर्नमेंट पे तो मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट तो दोनों ही आ जाएंगी। उसके बाद इंडिया मीन्स भारत, हमारा प्यारे भारत की डेफिनेशन हमें रीड विद क्या करना पड़ेगा? रीड विद सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 10 में हम भारत की डेफिनेशन पढ़ते हैं। और कहाँ पढ़ते हैं? कोई लोग मुझे कमेंट में करके बताएगा कि हम लोग इंडिया की डेफिनेशन क्या कहाँ पढ़ते हैं। चलिए बताइएगा जरूर। सेक्शन 10 कहता है इंडिया, भारत जो कि एक्सप्लेन किया गया वही भारत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया गया है, वही भारत जो हमारे सेक्शन 10 में इंक्लूड एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद सेक्शन 19 कहता है जज कौन होगा? ठीक है, देखिए मैं आपको अपने एक इजी वे में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये आपको टिप पे लर्न करानी है, क्योंकि ये यहाँ सेक्शन चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो बता ही दूंगी, इसमें कौन से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं क्योंकि मैं साथ के साथ बताई जा रही हूँ, लेकिन इस चैप्टर से आपसे नंबर ऑफ सेक्शन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से जनरल एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, मीन्स एक तरीके से डेफिनेशंस बताई गई हैं यहाँ पे कि किस डेफिनेशन में क्या चीज़ आएगी। ठीक है, तो क्या हो गया, मैंने जैसे कि और अब मुझे आपको अभी तक 20 तक तो मुझे आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने इंडिया में क्या बताना था, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या बताना था, मैंने सर्वेंट ऑफ इंडिया में क्या, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट में क्या बताना था, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो वहाँ मैंने पूरा सेक्शन 20 तक अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमने बात करी सेक्शन 19 विच इज रिलेटेड टू जज। हु इज जज? जो जज करने के लिए वहाँ बैठा है। तो जज करने के लिए कौन बैठा हुआ है? जो वहाँ पे बैठा हुआ है क्या वही जज होगा? नहीं, वो भी हो सकता है जिसे एक पर्टिकुलर केस के लिए भी अपॉइंट किया गया है, वो भी व्यक्ति क्या कहलाएगा? जज कहलाएगा। जिसके देखिए इसका आंसर करने के लिए हमारे पास एक प्यारी सी लाइन ये होती है, जिसके जो जजमेंट देने के लिए वहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? डाइस पे जो जजमेंट देने के लिए बैठा हुआ है, मीन्स जजमेंट देने के लिए बैठा हुआ, कैसे जजमेंट देने के लिए बैठा हुआ, क्या उसका जजमेंट होगा? उसके जजमेंट की अगर कोई फाइनल डिग्री, अगर उसके जजमेंट की फाइनल जजमेंट आता है और उसकी अपील और ये सब नहीं होती है, तो वो जजमेंट क्या कहलाता है? वो जजमेंट बाय द जज कहलाता है। अब चाहे वो स्पेसिफाई किसी जज के द्वारा दिया गया हो या पर्टिकुलर अपॉइंट व्यक्ति के द्वारा किया गया, वो अपॉइंट व्यक्ति कौन हो सकता है? वो एक
ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो स्पेशल कोर्ट के लिए बनाओ, जो फैमिली कोर्ट के लिए बनाओ, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग अगर दिया जाता है तो वो जज क्या कहलाता है, वो जज कहलाएगा। उसके बाद कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, जहां बैठ के निर्णय दिया जाता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाता है। मीन्स कहीं भी सड़क पर तो कोर्ट नहीं लग सकती ना, लेकिन एक कमरे के अंदर अगर कोर्ट बना के अगर उस चीज़ को एक्सप्लेन करा जा रहा है, उस चीज़ को जजमेंट दिया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाता है। मीन्स जो जज दे रहा है, जो जजमेंट दे रहा है, जहाँ पे वो बैठ जाता है अपनी चेयर डाल के, वहीं पे होता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिफाइन किया है। तो आज हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक मैंने आपको रिविजन करा दी जो मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में दिया था। अब बात करते हैं सेक्शन 21 की। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट। ओके, मान लिया पब्लिक सर्वेंट है सेक्शन 21, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट की, लेकिन हम एक जगह पे पढ़ते हैं पब्लिक ऑफिसर। क्या पढ़ते हैं, पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट दो वर्ड हम पढ़ते हैं और दोनों ही पूछे जाते हैं, दोनों ही पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि पब्लिक सर्विस पर पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कहाँ है और पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है। तो मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर करने के लिए बता दूं, पब्लिक सर्वेंट जैसा आप लोगों को दिख रहा है कि हमारे आईपीसी में डिफाइन है, लेकिन पब्लिक ऑफिसर की जो डेफिनेशन दी जाती है वो कहाँ दी जाती है, वो सीपीसी के अंदर दी जाती है। सीपीसी में अगर आप लोग उठा करके डेफिनेशन वाला पार्ट देखेंगे तो वहां आपको मिलेगा पब्लिक ऑफिसर। क्या मिलेगा, पब्लिक ऑफिसर। क्या होते हैं पब्लिक सर्वेंट, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बेरेट उठाइए और उसमें देखिए पब्लिक सर्वेंट का क्या दे रखा है। देखिए सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन एक लाइन में अगर इस चीज को एक्सप्लेन किया जाए तो कहा गया है लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति को होता है जो इन सबके द्वारा वर्णित किया गया है। मीन्स जो भारतीय सेना में हो, जो नौसेना में हो, उसके बाद उन्होंने बताया जो विधि के अनुकूल हो, जो हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति आता हो, जैसा मैंने आपको जज की डेफिनेशन में डिफाइन किया। उसके बाद न्यायालय का कोई भी ऑफिसर क्या हो, क्या कहलाएगा, वो भी कहलाएगा क्या, पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। उसके बाद क्या कहा इन्होंने, किसी न्यायालय लोकसभा की सहायता के लिए जूरी जो जूरी बनके तैयार होती है वो भी क्या, वो जूरी तो होगी, साथ में उसके जो भी सदस्य होंगे, जो भी उसके मेंबर्स होंगे, वो भी क्या कहलाएंगे, पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। हर व्यक्ति जो किसी पद को धारण करता है, मीन्स कोई ऐसा पोस्ट धारण करता हो जो ऑफिशियल हो, जो ऑफिशियल मीन्स ना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट हो, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। उसके अलावा इन्होंने टोटल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पे उन्होंने 10 दी और 3 एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं, वो आप लोगों को अपने बेरेट में पढ़नी है। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को ये पूरा 52A तक एक बार पढ़ाना है, उसके बाद मेरे को आप लोगों को वन चीज़ करके डिफाइन करनी है। तो आज के जो अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग ये मैंने आप लोगों को कराया। उसके बाद इन्होंने कहा सेक्शन 22 कहता है, सेक्शन 22 कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति क्या होगी, जंगम संपत्ति की डेफिनेशन हम सेक्शन 3 में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हम कहाँ और पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। कहाँ पे, सेक्शन नंबर 3 में पढ़ते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, विच प्रॉपर्टी मीन्स वो ऐसी प्रॉपर्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव की जा सकती है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। इन जनरल लैंग्वेज, बेरेट की लैंग्वेज कहती है, जंगम शब्दों से ये आशय है कि इनकी हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इसके अंतर्गत नहीं आती। ऑब्वियस सी बात है, जिसे हम वन प्लेस से सेकेंड प्लेस तक मूव कर सकते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। मीन्स कोई चोरी की वस्तु, जैसे एक व्यक्ति अपने बैलों को लेके जा रहा है, अपनी गाय को लेके जा रहा है, और पीछे से एक व्यक्ति आता है, उसे हाँकता हुआ लेके चल देता है। क्या करता है, वहां से हाँकता है, उस एक काऊ को या किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है, वो चलने लगती है, तो क्या कहलाएगी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी। मीन्स वो जो गाय है, वो जो बैल है, उसको कैसे उसने हाँका कि उसको अलग जिस दिशा में वो जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, उस डायरेक्शन में न जाके दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाता है, तो वो कहलाता है क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। ऑफेंस क्या होगा, ये मैं आपको आगे डिफाइन करूंगी। इसमें भी बहुत अच्छी मिस्ट्री है, क्योंकि आईपीसी पढ़ने वालों को मिस्ट्री पढ़ना बहुत
मतलब मिस्ट्री सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा जिन्होंने मेरे साथ आईपीसी यहाँ पढ़ ली। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये आएगा कि उसने जब मूवेबल प्रॉपर्टी को विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हिम कंसेंट, उसने अगर डिसऑनेस्टली उसको वहाँ से डिस्पोजेस किया, क्या किया? डिस्पोजेस किया, फिर डायरेक्शन मोड़ दी, क्या वो चोरी का अपराध होगा? क्या वो चीटिंग होगा? क्या वो क्या होगा? क्या वो कैसा होगा? या वो असॉल्ट होगा। 3 ऑफेंस यहाँ पे दिए गए हैं। अब आप लोगों के मन में ये चीज़ आएगी क्या हो सकता है, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे कहाँ पे? उसके बाद हम लोग आएंगे सेक्शन नंबर 23 में, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। ये भी अपने आप में नेगेटिव डेफिनेशन है। नेगेटिव डेफिनेशन में यहाँ पे क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया रॉन्गफुल गेन, लॉस की बात नहीं की गई, लेकिन जब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो इन्होंने कहा रॉन्गफुल गेन इंक्लूड रॉन्गफुल लॉस। मींस क्या डेफिनेशन है? देखिए डायरेक्ट में सेक्शन 23 कहता है सदोष अभिलाप मींस सदोष अभिलाप विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप है जिसका वैध रूप से हकदार व्यक्ति अभिलाप प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो, जो लीगली क्या ना हो, उस चीज को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? रॉन्गफुल गेन कर रहा है। मींस उसको जब उसको वो गेन करना ही नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी वो गेन कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? रॉन्गफुल गेन कहलाएगा। अब इसी में इन्होंने कहा जो चीज़ उसे लीगली परचेस करनी चाहिए थी, लीगली उस चीज़ को लेना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं लिया, क्या उसने नहीं लिया, तो उसको क्या हुआ? रॉन्गफुली लॉस कर लिया। उसने क्या कर लिया? रॉन्गफुली लॉस, सदोष लाभ सदोष हानि उसने कर ली। तो तभी यहाँ पे कहा गया है सेक्शन 23 कहता है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस मीन्स इंक्लूड बोथ। सेक्शन की हेडिंग आप पढ़ोगे तो सिर्फ वहां पे कहा गया रॉन्गफुल गेन, लॉस की बात नहीं की गई, लेकिन अगर आप डेफिनेशन पढ़ते हो, डेफिनेशन का सेकंड ग्राफ से वहां उठाते हो, तब वहां आपको एक्सप्लेन करके मिलता है लॉस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है रॉन्गफुल गेन, और यहाँ पे क्वेश्चन सीधे बनता है रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, तो उसके लिए भी आपको सेक्शन 23 को डिफाइन करना होगा। क्या करना होगा? सेक्शन 23 को डिफाइन करना होगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली वर्ड को यहाँ पे जो इन्होंने एक्सप्लेन किया, क्यों किया? क्योंकि जब हम सेक्शन 378 पढ़ेंगे, जब हम किसी को सेक्शन मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे या मिस चीफ पढ़ेंगे, या फिर हम ट्रेसपास पढ़ेंगे, या फिर हम कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे न्यास भंग मीन्स न्यास भंग करना, जैसे सेक्शन 404 405 ये हम पढ़ेंगे, तब हमें ये वर्ड की जरूरत पड़ेगी डिसऑनेस्टली मीन्स बिना उसकी कंसेंट से ऑनेस्टली काम ना करके डिसऑनेस्टली वो काम करके उसने कोई कार्य किया है, तो वो एक ऑफेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? वो एक ऑफेंस बन जाता है। जैसे मान लीजिए उसने क्या मिस एप्रोप्रिएशन किया। कैसे किया? एक चीज़ को उठा लिया, लेकिन उसकी ड्यूटी थी कि वो उसको एक्सप्लेन करे, लेकिन उसने एक्सप्लेन नहीं किया, तो क्या हुआ? उसने एक तरीके से ये ऑफेंस क्रिएट कर दिया, डिसऑनेस्टली वो काम उसने कर दिया, तो क्या कहलाएगा ये? डिसऑनेस्टली। सेक्शन 24 कहता है फ्रॉडेंटली। बहुत ही अच्छी कहानी है ये भी। फ्रॉडेंटली को ठीक है, तो फ्रॉडेंटली में मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ। फ्रॉडेंटली में एक बहुत अच्छी बात क्या है कि देखिए फ्रॉडेंटली में जो बताया गया है, फ्रॉडेंटली में क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे कपटपूर्ण। क्या कहेंगे? कपटपूर्ण। टीपीए में यहाँ पे हमने पढ़ा, टीपीए में कहाँ पढ़ेंगे? 53A में पढ़ेंगे क्या? फ्रॉडेंटली। लेकिन सेक्शन नंबर 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन नंबर 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, इसमें क्या क्या आ गया है? यहाँ पे कपट की डेफिनेशन बताई गई। किसकी? कपट के नहीं, फ्रॉड की। फ्रॉड की डेफिनेशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो कहाँ दी गई है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और किसमें? लिमिटेशन में। लेकिन अगर फ्रॉडेंटली की बात की जाती है तो फ्रॉडेंटली को एक्सप्लेन किया गया है कहाँ पे? सेक्शन 25 ऑफ इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो इस तरीके से आपको लिंकिंग करते हुए चीज़ों को याद रखना है। क्या करना है? लिंकिंग करते हुए चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा क्या आएगा? सेक्शन नंबर आता है सेक्शन नंबर 26 रीजन टू बिलीव। भाई किस पे विश्वास किया जाएगा? या तो आपको आपकी वाइफ पे विश्वास कर सकते हो, आप अपने सर्वेंट पे, आप अपने क्लर्क पे विश्वास कर सकते हो। तो वही सेक्शन 27 कहता है प्रॉपर्टी इन पोजेशन वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट
कोई प्रॉपर्टी किसके अंडर में है, वाइफ के अंडर में है, सर्वेंट के अंडर में है और क्लर्क की। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर आप क्या करते हो, विश्वास करते हो, रीजन टू बिलीव होता है। तो अगर ये लोग तुम्हारे साथ कुछ रॉन्ग करते हैं तो वो रॉन्ग किस तरीके से हो जाएगा, वो रॉन्ग क्या कहलाएगा, एक ऑफेंस कहलाएगा। क्या एक तरीके से कौन सा ऑफेंस कहलाएगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 405 जब हम पढ़ेंगे वहां एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद उन्होंने काउंटरफिट। काउंटरफिट मीन्स क्या करना, कपट पूर्वक किसी चीज को, काउंटरफिट मीन्स वो करना, जैसे कोई भी ऐसा ऑफेंस करना जो अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हो, जो ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो। काउंटरफिट करना मीन्स कॉइन ऐसे बनाना, कोई ऐसी चीजें डेवलप करना जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है और आप कर रहे हो, तो ऐसा भी क्या कहलाता है, ऑफेंस कहलाता है। जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 463 के बाद वाला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे काउंटरफिट के बारे में, क्योंकि वहां बताए गए कूटकरर सिक्के, कूटकरर चीजें बनाना, तो कूटकरर ही क्या कहलाता है, हमारा काउंटरफिट कहलाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 3 ऑफ EVI मीन्स इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में भी कहा गया है कि डॉक्यूमेंट क्या होगा। डॉक्यूमेंट हर वो चीज़ का इंडिकेशन होता है, हर वो चीज़ होती है डॉक्यूमेंट में जो कि प्रूफ के लिए लाई जाए, चाहे वो लेटर हो सकता है, चाहे वो कोई भी पत्थर हो सकता है, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ बना के तैयार की गई हो जो कि रिप्रेजेंट की जाए कोर्ट के सामने, रिप्रेजेंट की जाए किसी जज के सामने एज ए डॉक्यूमेंट, तो वो क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हमें कहाँ पढ़नी पड़ेगी, सेक्शन नंबर 3 में पढ़नी पड़ेगी, कहाँ पर, एविडेंस एक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी कोई ऐसी चीज जो किसी एक व्यक्ति के पोजीशन में है। अगर कोई चीज एक व्यक्ति के पोजीशन में है और वो सिक्योरिटी वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि वो उसने पोजीशन रखा हुआ है और उसकी ही वजह से ये कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो सिक्योरिटी ही कैसी हुई कहलाएगी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाती है। उसके बाद उन्होंने बताया एक्ट, ये तो बेकार है। उसके बाद सेक्शन 33 कहता है, सेक्शन 33 कहता है एक्ट एंड ओमिशन। एक्ट एंड ओमिशन, एक्ट क्या होगा, एक्ट वो होगा जो कि कहा गया है क्या, लीगली बाउंड है, लीगली जिस चीज को करने के लिए डिनाई किया गया है, जिस चीज को करने के लिए मना किया गया कि आपको ये कार्य नहीं करना है और वो कार्य आप करते हो, मीन्स लॉ के द्वारा जिस चीज को मना किया गया है, जिसको बार किया गया है कि आपको ये कार्य नहीं करना है, वो कार्य अगर आप करते तो वो ऑफेंस कहलाएगा। तो ऐसा कोई एक्ट जो आप करते हो जो कि लॉ के द्वारा डिनाइड किया गया, लॉ के द्वारा मना किया गया, वो एक्ट कहलाता है। ओमिशन मीन्स अगर आपसे कहा गया है कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है और आप वो कार्य नहीं करते हो, तो आप क्या करते हो, लोग करते हो। तो जहां आप बाउंड हो और उस बाउंड का होते हुए भी कार्य नहीं करते हो तो वो ओमिशन कहलाता है। लेकिन जहां आपको रोका गया भाई ऐसा कार्य मत करना, ये कार्य अगर आप करते हो तो ऑफेंस करते हो, तो ये जो कहा जाएगा वो क्या कहलाएगा, एक्ट कहलाएगा। मीन्स एक्ट एंड ओमिशन को आपको लोगों को समझ में आ गया। जहाँ पे लीगल मतलब लॉ के द्वारा डिनाई किया गया वो एक्ट है, जहाँ पे कहा गया कि कार्य करो तो वो क्या कहलाएगा, ओमिशन कहलाएगा। तो ये चीज आती है एक्ट एंड ओमिशन में। उसके बाद सेक्शन 34 वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे स्टार बनाइए, कुछ भी करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सेक्शन पूछा जाता है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन के अलावा ये पूछा जाता है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कहाँ दी गई है और जॉइंट लायबिलिटी कहाँ दी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है सेक्शन 34, सेक्शन 38 एंड सेक्शन 39 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं ये अपने आप में मेंस का एक क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, मेंस का एक क्वेश्चन है। सेक्शन 34 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सेक्शन 38 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सेक्शन 34 से जो हम पढ़ना शुरू करेंगे, ये सारे सेक्शन कैसे सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 44 तक अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज आप लोगों को मिलेगी, तो ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 34 करता है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, मीन्स अगर कई व्यक्तियों के द्वारा कोई ऑफेंस किया गया है तो वो ऑफेंस कैसा कहलाएगा, वो ऑफेंस कहलाएगा अगर आपने सबने मिलके किया। लेकिन मान लीजिए एक ग्रुप के अंदर एक व्यक्ति कोई ऑफेंस नहीं करता लेकिन हेल्प करता है, मीन्स
जैसे कि बालेंद्र कुमार का एक केस है विच इज़ लीगल, विच इज़ आप कह सकते हो कि वो एक तरीके से आपकी गाइडलाइन के रूप में आपको सामने मिल जाएगा वो। तो बालेंद्र कुमार का क्या कहता है केस, वो कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है, कैसा, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का मर्डर करने जाते हो, आप किसी व्यक्ति का मर्डर करने जाते हो, 4 लोगों की एक कंसेंट से आप एक व्यक्ति का मर्डर करने जा रहे हो, वो 4 लोगों में से 3 लोग अंदर जाते हैं और उस व्यक्ति को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ गेट पे खड़ा हुआ है, सिर्फ गेट पे खड़ा हुआ, कुछ भी एक्ट नहीं करता है। तो क्या अगर वो व्यक्ति का मर्डर हो जाता है तो जो मर्डर का ऑफेंस का जो ट्रायल चलेगा वो किसके ऊपर चलेगा, क्या चारों के ऊपर चलेगा या उन 3 व्यक्ति के जिन्होंने उसको मारा है उसके ऊपर चलेगा? तो यहाँ आंसर होता है कि वो चारों पे चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि वो जो व्यक्ति अपने अपने सेवरल काम भी जो कर रहे हैं ना, सेवरल काम भी जो कर रहे हैं वो कॉमन काम की तरह इंक्लूड किए जाएंगे। मीन्स अगर उन्होंने सेवरल वहाँ पे खड़े होकर ये देखने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई जा तो नहीं रहा, वो चीज़ देखने के लिए भी अगर वो वहाँ खड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा कि उसने भी वो ऑफेंस किया है। तो यही बात आती है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन। अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी कोई ऑफेंस किया गया तो वो ऑफेंस कैसा होगा, जैसे कि वो उन सब ने ही मिलके किया होगा। ठीक है, सेक्शन 34 ये कहता है। आगे हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद सेक्शन, विद केसेस हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सेक्शन 35 कहते हैं क्रिमिनल नॉलेज। अब किसी व्यक्ति को क्रिमिनल नॉलेज है अगर किसी चीज़ की, मीन्स ये है कि ये एक्ट करने से कोई ऑफेंस बनता है और वो कार्य करता है तो भी वो क्या कहलाएगा, क्रिमिनल नॉलेज कहलाती है। सेक्शन 36 ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टली एक्ट एंड पार्टली ओमिशन, कहा था ना, एक्ट और ओमिशन दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्ट एंड ओमिशन कहाँ, यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। कैसे? पार्टली एक्ट मीन्स पार्टली एक्ट, अगर कोई कार्य आपने ऐसा करा है जो आपको करना नहीं चाहिए था। मान लीजिए जेलर, आप एक जेलर हैं और जेल में एक व्यक्ति को, एक ऑफेंडर को रखा गया है। ठीक है, उस आपको कहा गया है कि इस व्यक्ति के संग मार पिटाई ना की जाए, इस व्यक्ति के संग कोई भी ऐसा 3rd डिग्री नहीं अपनाई जाए कि इसको कोई भी परेशानी हो। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं, पार्टली एक्ट मतलब नहीं कहा गया है तो क्या करते हैं, आप उसे 3rd डिग्री नहीं दे रहे हैं लेकिन आप उसे भूखा रख रहे हैं उसे, तो एक तरीके से क्या है, उसे मारने के प्रयास कर रहे हैं ना, तो पार्टली एक्ट आपने कर दिया। पार्टली ओमिशन, आपसे कहा गया है क्या कि इसे एक ऐसे